पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई और उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक सवाल पूछा, क्या कोई भी मुल्क 15 अरब रुपए खर्च करके पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत तब्दील कर सकता है? ये वो सवाल है नाज़रीन जो डायरेक्टली लिंक्ड है उस कंट्रोवर्शियल मरासले से, ख़त से जो कि हुकूमत पाकिस्तान को मौसूल हुआ है। और इस हवाले से आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ। उस ख़त के मंदरजात वफाकी काबीना के साथ बाकायदा तौर पर शेयर किए गए। वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और वफाकी काबीना के पास वो ख़त मौजूद है सबके। और जब सहाफ़ी मुलाकात के लिए पहुँचे तो उनको सिर्फ उसके मंदरजात बताए गए। जो कौन सा मुल्क है उसका जिक्र नहीं किया गया, कौन सा एम्बेसडर है उसका जिक्र नहीं किया गया। लेकिन जो वफाकी वज़रा जिसमें असद उमर साहब शामिल थे, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी शामिल थे, बाबर अवान साहब वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फ़ारूक हबीब साहब भी वहाँ मौजूद थे, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वहाँ पे जो सहाफ़ी मौजूद थे उनमें काशिफ अब्बासी साहब भी थे, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं। और इस ख़त के जो मंदरजात शेयर किए गए, जो बताया उन्होंने अपने अल्फाज में बताया, दूर से ख़त लहरा के दिखा दिया गया कि ये है, उसमें दो तीन चीज़ें तो आज कन्फर्म हुई है। पहली चीज़ ये कन्फर्म हुई है कि ये जो मरासला है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सरकारी दस्तावेज़ है। और ये सरकारी दस्तावेज़ उस ऑफिशियल मीटिंग का हिस्सा है, उस ऑफिशियल मीटिंग का हाल बता रहा है जो कि सरकारी मुलाकात पाकिस्तान के सफ़ीर के उस मुल्क के सीनियर तरीन अफसरान से जो दफ्तर ख़ारजा के अमूर से डील करते हैं उनके साथ हुई। और ये बाकायदा तौर पे जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है दफ्तर ख़ारजा में 7 मार्च को मौसूल हुई। इसी हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात ने उसी मीटिंग में बताया कि 7 मार्च को तो ये मरासला हमें मौसूल हुआ। तो इसका ये मतलब भी है कि उस मुल्क में इस मरासले से पहले जो कुछ मैसेजेस दिए गए, हमें सरकारी तौर पे जो मैसेजेस दिए गए, ऑफिशियली जो मैसेजेस दिए गए, इस हवाले से उस मुल्क में भी कुछ मुलाकातें हुई होंगी और कुछ फ़ैसले किए गए होंगे जो कि फिर फाइनली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की शक्ल में पाकिस्तान में मौसूल हुआ। इस हवाले से नाज़रीन तफसीली आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से क्या कहा, दीगर वज़रा ने इस हवाले से क्या कहा, किसने स्पेसिफ़िकली किस चीज़ की बात की, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस सारे मामले में एक चीज़ जो हमें समझ आई वहाँ बैठ के कि वज़ीर आज़म का जो दौरा रूस था उस हवाले से भी उस पर्टिकुलर मुल्क को काफ़ी कंसर्न्स थे और उसका इजहार भी किया गया। और ये इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह दौरा अपनी ज़ाती हैसियत में किया है। पाकिस्तान के दीगर इदारे जिसमें दफ्तर ख़ारजा और अस्करी इदारे शामिल हैं वो इसका शायद हिस्सा नहीं थे। और वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़ेह बताया कि इस दौरे पे जाने से पहले उनकी जनरल बाजवा से भी कंसल्टेशंस हुई, दफ्तर ख़ारजा से भी कंसल्टेशंस हुई और इसको स्ट्रेटजिकली बहुत अहम दौरा करार दिया गया। और वापसी पे भी उनकी जब मुलाकात हुई, दौरे की असेसमेंट हुई, तो जनरल बाजवा ने भी और फ़ॉरेन ऑफिस ने भी कहा कि ये इंतहाई अच्छा दौरा था पाकिस्तान के लिए। तो ये इम्प्रेशन कैसे क्रिएट हुआ उस मुल्क के हुक्काम के सामने कि जनाब ये दौरा नहीं होना चाहिए, या उस मुल्क के कुछ कंसर्न्स है इस हवाले से, वो भी यहाँ पे उस मरासले में गालिबन चीज़ें मेंशन है। हाँ नाज़रीन, एक बात कही जा रही है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक इस पे होता है। इससे बड़ा सवाल ये है कि अगर मुल्क की सालमियत से रिलेटेड कोई चीज़ है, अगर मुल्क की आपकी बका की, खुददारी की, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कोई चीज़ है तो इसका दिफा किसने करना है? जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने दफ्तर का हल्फ उठाया था नाज़रीन, तो उस हल्फ में बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म ने यह हल्फ उठाया। तो हर वज़ीर आज़म ये हल्फ उठाता है कि वो पाकिस्तान के मुफादात का दिफा करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या हल्फ उठाया था? हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। जी नाज़रीन, ये वो हल्फ है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उठाया था जब दफ्तर उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म अपना चार्ज एज्यूम किया। अब पाकिस्तान के मुफादात का दिफा करना है तो उसमें 1923-24 का एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट गोरे के दौर का बना हुआ है। क्या उसका इतलाक आज भी उसी तरह होगा? और मुल्क की दिफा की जब बात आती है तो इस पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का क्या वाकई निफाज बनता है? हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब। जनरल एजाज़ अवान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करने का। एक छोटा सा सवाल है आपसे,
बात है मुल्की खुददारी की, मुल्की दिफा की, मुल्की वक़ार की, तो इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अप्लाई होगा? थैंक यू अरशद साहब, मैंने भी इस सीक्रेट एक्ट को पढ़ा है और 34 साल इस पर अमल किया है जब वर्दी पहनी, और आज भी अमल कर रहे हैं। बात यह है कि संगीन नताइज की धमकी अगर एक मुल्क को मिलती है तो उस धमकी को खुफिया रखना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जिम्मेदारी नहीं बनती प्राइम मिनिस्टर की या किसी भी ऑफिशियल की जो एक ऑफिशियल पोस्ट होल्ड कर रहा है। धमकी को बताना होता है और दुश्मन के अज़ाइम को बेनकाब करना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की और आर्मी चीफ की या तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि दुश्मन के अज़ाइम को बेनकाब किया जाए ताकि पूरी कौम उसके खिलाफ तैयार हो सके। मीडिया को बताना इसलिए जरूरी है कि लोगों की जहन साजी मीडिया के जरिए होती है। 22 करोड़ आवाम को जाकर कान में प्राइम मिनिस्टर नहीं बताएगा कि ये मुझे धमकी मिल रही है। फौज को आगाह करना इसलिए जरूरी है कि अगर धमकी अस्करी नौइयत की है तो तमाम अफवाज अपनी तैयारी करें। अगर मुआशी धमकी है तो पूरी कौम ने मुईशत का बोझ उठाना है। पूरी कौम के हर तबके को बताना जरूरी है कि ये मुश्किलात आ सकती हैं, मुआशी मुश्किलात धमकी की सूरत में। तो इन शॉर्ट दुश्मन के जो थ्रेटनिंग स्टेटमेंट है या वो धमकी है जो रियासत को दी जा रही है, जो पाकिस्तान के इस्तेकाम को मुतासिर कर सकती है, उस धमकी का दिफा करना जिम्मेदारी नहीं है, उसको आश्कार करना और उससे कौम को आगाह करना जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की। राइट, जनरल एजाज अवान साहब, बहुत शुक्रिया, अपने ख्यालात से आपने हमें आगाह किया। मिनिस्टर साहब फ़ारूक हबीब साहब, आप वफाकी काबीना, एक डॉक्यूमेंट्स डी क्लासीफाई भी होते हैं, बहुत से ममालिक में होते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट सीक्रेट रहना है, कौन सा नहीं रहना। वफाकी काबीना तो ये फैसला कर सकती है। आज आपने क्या ये फैसला किया कि इस डॉक्यूमेंट को डी क्लासीफाई कर दें, और ये जो धमकी है जैसे जनरल एजाज अवान कह रहे हैं पूरी कौम को पता हो, क्यों नहीं आपने डी क्लासीफाई? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर चंद चीज़ें ऐसी हैं, जब आप कोई फैसला साजी करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप मलहूज़े खातिर रखते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर ये फैक्ट है कि एक मरासला जो है वो मौसूल हुआ, उस मरासले के अंदर जो है वो धमकी मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज के हवाले से, और इमरान खान सिर्फ इमरान खान नहीं है, इस मुल्क के रियासत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर को चेंज करने के हवाले से धमकी है, और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात की जो नौइयत है वो रजीम चेंज के साथ जो है वो जोड़ दी गई है, और जो उसकी ज़ुबान है वो एक इंतहाई जो है वो एरोगेंट और इंतहाई हाकमाना, जिस तरीके से कि पाकिस्तान जो है वो किसी का गुलाम है और उसका आका जो है उसको डिक्टेट कर रहा है, इसके खिलाफ जो है वो आज काबीना पढ़ा है या टेक्स्ट देखा है आपने उसका आज काबीना नहीं या पढ़ के बताया गया? देखिए, काबीना को जो है उस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है, और वहाँ पर फॉरेन ऑफिस के जो है मुतलका जो अफसरान थे वो मौजूद थे, और पूरी काबीना को जो है वो एतमाद में लिया गया, और हमने तमाम तर कवानीन का भी ख्याल रखा है। जब ये मंदजात पढ़े जा रहे थे तो चंद काबीना मेम्बरान, जब ये धमकियां आई इसमें तो आप दीदा भी हुए। देखें, हर एक के जज्बात हैं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की टीम का हिस्सा हैं कि जिसने अपने हलफ की पासदारी की है, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, जो पाकिस्तान की कौमी सालमियत के लिए डट के खड़ा है। वो सही मानों में साबित कर दिया कि ना खुद झुकूंगा ना कौम को झुकने दूंगा। ये बात अगर किसी को पसंद नहीं आती तो पाकिस्तानी कौम तो खड़ी है, और पाकिस्तान का वजीर आज़म भी खड़ा है, और यकीनन आपकी जो खबर है वो दुरुस्त खबर है, और समझता हूँ कि अगर इसके मंदरजात एज इट इज़ पाकिस्तानी कौम के भी सामने रख दी जाए तो पाकिस्तानी कौम के भी वही जज्बात हों। जज्बात अब भी मौजूद हैं, और वही अवामी ताकत है जो प्राइम मिनिस्टर को भी इस वक्त जो है उसने जला बख्शी हुई है कि वो भी इसके आगे जो है वो डट के खड़े हों, और हमें फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ये नहीं हो सकता कि आपका वज़ीर आज़म माल भी नहीं बना रहा, करप्शन भी नहीं कर रहा, जायदादें भी नहीं बाहर बना रहा, जो पूरी दुनिया में इस्लाम का मुकदमा पेश कर रहा है, जो पूरी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान की हरे पासपोर्ट की इज्जत करवाने के लिए कोशिश कर रहा है, आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाए हुए है, और उसको आप कहें कि नहीं जनाब इस रजीम को जो है वो चेंज कर दें, और यहाँ बैठी कठपुतलियाँ जिसको मकसूद चपड़ासी को बचाना है, पापड़ वाले को बचाना है, वो उनके स्टूजेस बन जाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। काशिफ अब्बास साहब, आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे, आपके क्या इंप्रेशंस हैं उस मीटिंग के
कि कौन सी जो चीज़ें अहम थी, और जो चार्जशीट इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ारूक हबीब साहब बता रहे हैं, क्या इसी तरह की एक आलमी चार्जशीट है चंद ममालिक की तरफ से वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़? जी जी, और ये अभी पिछले कुछ अरसे में जो मुलाकातें होती रही हैं, इसमें जो ज़्यादा तस्करा होता रहा दो तरफा मुलाकातों में, उसमें ज़्यादा खारजा पॉलिसी के बहुत से इशूज़ शेयर किए गए कि आपने फलाने टाइम पे ये कहा, फलाने टाइम पे ये कहा। आज की जो मेरे लिए स्टैंड आउट चीज़ है, देखिए, एक तो बहुत से लोग, हमारा इतना बिटरली डिवाइडेड, एक पोलिटिकली एंड प्रॉब्ली जर्नलिस्टिकली ऑल्सो वेरी बिटरली डिवाइडेड, सो हर आदमी टेक अवे अपना इस सारी चीज़ सो उसमें जो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये कि हम हुकूमत से खुश नहीं है। एक ये कि जो सबसे पहले जो पहली चीज़ हमें बताई गई कि रूस की पॉलिसी से खुश नहीं है, ये एक इनफरादी पॉलिसी है वज़ीर आज़म की, और इसमें रियासत और हुकूमत शामिल नहीं। यानी पॉइंट आउट किया कि ये इस आदमी की वजह से रूस की पॉलिसी बनी है, जो भी पॉलिसी बनी। दूसरा कि हम खुश नहीं हैं, एतमाद का वोट आ रहा है, अगर ये वोट कामयाब हो गया तो सब माफ़ कर दिया जाएगा बकौल जो हमें बताया गया, अगर ये नाकाम हो गया तो आने वाले दिन मुश्किल हो जाएंगे। ये बड़े सीधा उन्होंने अपनी फ्यूचर की पॉलिसी लाइन बता दी है कि अगर ये कामयाब नहीं होता तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में बड़ा पाकिस्तान में एक और चीज़ ऐड कर, उन्होंने कहा कि एंगेजमेंट रखनी है या नहीं। हमारे सफीर ने कहा कि हमें कंटिन्यूड एंगेजमेंट, यानी हमें राब्ते रखने चाहिए। उन्होंने कहा एंगेजमेंट यानी राब्ता रखना है आपसे या नहीं, ये फैसला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। काशिफ भाई साहब, कल से काफ़ी सारे कुछ चंद सहाफ़ी भी ये सवाल रहे हैं, लेटर तो कोई है ही नहीं, आप क्या समझते हैं ये जो कम्युनिकेशन है ये ऑफिशियल सीरियस कम्युनिकेशन है या कि नहीं ऐसे ही है? देखिए, क्योंकि हमें ये कहा गया दो किस्म की कम्युनिकेशन होती हैं। देखिए, एक तो ये हो सकता था कि हमारा सफ़ीर किसी शख्स से, कोई ओहदेदार से कॉफ़ी पे किसी कॉफ़ी शॉप में या ऐसी एक इनफॉर्मल मीटिंग कर रहा होता और उसके बाद एक केबल भेजी जाती, जो केबल को फिर यानी मेरे इंप्रेशंस हैं, उन्होंने ये कहा लेकिन उनका ये ख्याल होगा वगैरह वगैरह, जैसे विकीलीक्स में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। इस केस में एक डेलीगेशन को पाकिस्तानी एम्बेसी के बुलाया गया, एक हाई लेवल एक सफारत का एक हाई लेवल हुकूमती वफ्द उनके बंदे से मुलाकात हुई हमारे सफ़ीर की। उसमें नोट टेकर्स थे। नोट टेकर्स का मतलब इट्स एन ऑफिशियल मीटिंग। नोट टेकर्स का मतलब वो सारा कुछ जो आप कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट होगा। हम इस तरह की चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करती, लेकिन इस केस में ये फैसला किया गया कि वो डॉक्यूमेंट होगा, और वो डॉक्यूमेंट फिर और जो कुछ कहा गया वो लोगों के इंप्रेशंस नहीं है, यानी कि कोई इंप्रेशन बनाया किसी कॉन्वर्सेशन से किसी ने ये चीज़ लिखी गई। सफ़ीर की राय है। देखिए, हमें तो ये बताया उन्होंने कि सफ़ीर की राय नहीं है। ये सफ़ीर की राय है या डॉक्यूमेंटेड मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग है? देखें, जब आपकी ऑफिशियल मीटिंग होती है तो उसमें किसी की राय शामिल नहीं होती, और ये भी इल्म में होना चाहिए आपके कि ये जब बात की गई तो ये समझ लें कि हाईएस्ट जो अथॉरिटी है उसकी जानिब से जो है ये बात की, और जो बातें और ये वो कोट अनकोट एज सच मेंशन्ड है, और ये बातें जो हैं जाहिर बात है जब चीज़ें आती हैं तो उसी में होती हैं। लेकिन चूंकि मैं एक जिम्मेदार पोजीशन के अंदर मौजूद हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि वो लोग जो अपनी बायसनेस की वजह से अपनी आंखों से पर्दा नहीं हटाना चाहते, मैं उनको बता रहा हूं कि वो जानबूझ के या अनजाने के अंदर एक साजिश का हिस्सा बने हुए हैं, और जो इस साजिश का हिस्सा बना रहेगा पाकिस्तानी कौम उसे माफ़ नहीं करेगी। अरशद शरीफ साहब, इस चीज़ का सवाल पाकिस्तान के गली कूचों के अंदर होना है, और लोग उनका भी सवाल तो ये भी होना है कि वफाकी हुकूमत के पास बहुत सी पावर्स होती हैं। वफाकी काबीना किसी भी डॉक्यूमेंट को सीक्रेट या उसे डी क्लासीफाई करने का इख्तियार रखती है। आप पे क्या दबाव है कि इसको डिक्लासिफाई? देखें, हम इख्तियारात हमारे पास मौजूद हैं और उन इख्तियारात का जो है वो इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर हम एक ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। हमें जो पाकिस्तान का मुफाद है वो मुफाद भी, हमें पाकिस्तान का मुफाद भी अजीज़ है, लेकिन ये पैगाम भी उन लोगों के लिए है जो उनके स्टूजेस बने हुए हैं। उनके लिए ये पैगाम है कि अब इसका रास्ता रुकना है। ये नहीं हो सकता कि जब आपका दिल चाहे आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो रजीम चेंज कर दें और लाकर अपने गुलाम बना दें, जो आपकी कही गई बातों को मनोवन जो है वो तस्लीम कर लें। यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए पाकिस्तान फर्स्ट है, पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान का मुफाद पहले है,
और ये पाकिस्तानियों यही एक ईमानदार वजीर आजम की काशिफ स्ट्रेंथ होती है। दीगर ममालिक में तो दस्तावेजात डी क्लासीफाई होते हैं, 9/11 के डॉक्यूमेंट्स भी डी क्लासीफाई हो गए। उसमें पता लगता है हमें कि कॉलिन पावल की जब कॉल आई जनरल मुशर्रफ को, तो उस वक्त अमरीकी जो डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई नेगोशिएशंस होंगी, शायद वो 7 में से 2 कंडीशंस के हम नहीं मानते, 3 नहीं मांगते। और अमेरिकन डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स खुद कहते हैं कि जनाब वो तो एकदम एक कॉल पे सब कुछ मान गए थे और आगे से कुछ मांगा भी नहीं अपने लिए। तो पाकिस्तान डी क्लासीफाई नहीं कर सकता अपने डॉक्यूमेंट्स, उनके तो सारे डॉक्यूमेंट डी क्लासीफाई होते हैं। और ये वाली जो मीटिंग है ये भी किसी ना किसी स्टेज पे डी क्लासीफाई तो होगी। देखिए, कॉलिन पावल ने ये भी लिखा था कि इनमें से कुछ शराइत ऐसी थी जो हम अमेरिका में नहीं कर सकते। एक ये था कि पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन नहीं होगा, जो कि आप नहीं कंट्रोल कर सकते। मैंने भी कह दिया ये भी नहीं करेंगे जी, फिक्र नहीं करें। देखिए, डिक्लासिफाई क्या करना, ये हमारे मुल्क में क्योंकि पावर सेंटर्स, मल्टीपल पावर सेंटर्स होते हैं, ये फैसला सिर्फ कैबिनेट नहीं करती कि क्या करना है। ये क्योंकि खारजा पॉलिसी के मामलात पे इनपुट इदारों की भी आती है, सारों की इनपुट होती है, तो उस वजह से ये फैसला वो खुद अकेले नहीं कर सकते। अगर तमाम लोग ये फैसला कर लें कि हमने इसको डिक्लासिफाई करना, फिर तो शायद हो सकता है, गवर्नमेंट अकेले नहीं कर पाएंगे। राइट नाज़रीन, आज जो मुलाकात हुई उसके अहम नुकात में आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि किसने क्या बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि वफाकी काबीना में ख़त पेश किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम धमकी आमेज़ ख़त भेजने वाले मुल्क का नाम नहीं बता सकते। उन्होंने ये कहा कि यह खुफिया दस्तावेज़ है जिसे पब्लिक नहीं करेंगे, ये एक धमकी आमेज़ मरासला है। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि वफाकी काबीना को ख़त के मामले पर एतमाद में लिया गया। ये धमकी आमेज़ ख़त आर्मी चीफ और DG/ISI को भी दिया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि यह मरासला एक सरकारी दस्तावेज़ है। पैगाम दिया गया कि रूस के साथ ताल्लुकात में बेहतरी इमरान खान की ज़ाती पॉलिसी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि रूस के दौरे से कबल तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म से बार बार सवाल होता रहा मुल्क का नाम, तो उन्होंने कहा मैं मुल्की मुफाद में धमकी देने वाले मुल्क का नाम नहीं बता रहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोग पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के हक में नहीं हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो लोग इन्हीं -- को वापस लाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि रूस का दौरा करने से कबल मेरी जनरल बाजवा के साथ मुलाकात हुई। रूस दौरे से वापसी पर आर्मी चीफ और दफ्तर खारजा ने इस दौरे को बेहतरीन करार दिया। वज़ीर, अब यहाँ पर इंतहाई अहम चीज़ है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मरासले में संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई। पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तानी फ़ौज ही पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ है। अगर पाकिस्तान के पास ऐसी फ़ौज ना होती तो पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब होते। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़त्म होने चाहिए। मैं तमाम ममालिक के साथ खुददारी और बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरासले को पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में पेश करेंगे। अपोजिशन अरकान को बताएंगे कि आलमी साजिश का हिस्सा ना बने। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी हुकूमत के खिलाफ रिजीम चेंज की साजिश हो रही है। वज़ीर आज़म ने कहा रूस का दौरा करने पर मेरी हुकूमत का खात्मा करना चाहते हैं। आलमी साजिश को अवाम के सामने बेनकाब करूंगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं हर कीमत पर पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। वज़ीर आज़म ने एक अहम सवाल उठाया कि 15 अरब रुपए खर्च करके क्या कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत गिराई जा सकती है? हमारी हुकूमत ख़त्म करके चोरों को लाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर, जिन्होंने ख़त दूर से लहरा के भी दिखाया, उन्होंने कहा जो ख़त के मंदरजात के हवाले से उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की वो ये थी कि पाकिस्तान के रूस और यूक्रेन की लड़ाई से मुतालिक अपनाए गए मौके पर एतराज़ किया गया। ये धमकी आमेज़ ख़त 7 मार्च 2022 को दफ्तर खारजा को मौसूल हुआ। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि धमकी दी गई कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। सफीर को कहा गया कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फायदा ही फायदा होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि धमकी देने वाले मुल्क ने अपनी खारजा पॉलिसी को इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल करने के साथ जोड़ा है।
ये धमकी दी गई कि पाकिस्तान के साथ मुस्बत या मनफी ताल्लुकात का इन्हिसार अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी पर होगा। धमकी दी गई कि रूस के दौरे के बाद दो तरफा ताल्लुकात मुतासिर होंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि 7 मार्च 2022 के मरासले से पहले धमकी देने वाले मुल्क में आला सतह पर अहम मुलाकातें भी हुई। मरासले में वजीर आजम और अदम एतमाद का जिक्र बार बार हुआ। मिनिस्टर साहब, ये सारी चीजें ऐसा सच ही मैंने कोट की हैं, कोई आगे पीछे तो नहीं हुआ? बिल्कुल, देखें ये तो अब मैं समझता हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसके जो जिस्ट है, सारी बात है, ख़त तो हमने नहीं दिखाया और दिखाने का फैसला नहीं किया, लेकिन उसकी जो मेन जिस्ट है, जो उसके मंदरजात हैं, जो कैबिनेट मीटिंग के जो मिनट्स हैं, वो आपने अपनी स्लाइड्स के अंदर जो है उनका हवाला दिया है, जो कि आप लोगों के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के अंदर जो है वो शेयर किए गए हैं। देखें, एक फैसला हमें करना है, वो फैसला अरशद शरीफ साहब, ये कोई इमरान खान की या किसी और की जंग नहीं है, ये बहसल कौम हमें फैसला करना है। इसमें मीडिया की जिम्मेदारी है, हर शख्स की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये सिलसिला 1951 पहले प्राइम मिनिस्टर से शुरू हुआ। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने रूस का दौरा अक्टूबर के मिड में करना था और 2 हफ्ते पहले उन्हें रावलपिंडी में असैसिनेट कर दिया गया। उस वक्त के भी जब आप डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो धमकियों का एक सिलसिला उस वक्त भी मौजूद था कि रूस के साथ ताल्लुकात उस्तवार ना किए जाएं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी धमकियों का जिक्र करते हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि हेनरी किसिंजर ने किस तरह की धमकी दी, आइए देखते हैं। मैं एक मुनसिफाना फैसले की तलाश में, मैं इस फैसले की तलाश में हूं जिसमें पाकिस्तान की सालमियत मजबूत हो, जिसमें पाकिस्तान की हाकमियत को कोई खतरा न पहुंचे, जिसमें बैरूनी मुदाखलत न हो। मैं उस मसले के सर्च में हूं। अगर किसिंजर साहब एक मामूली बात पर इस्तीफा का धमकी दे सकते हैं तो मैं इस्तीफा की धमकी नहीं दे सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि रखो चलो, क्या गाली मुझे मिले, टर्स मेरे खिलाफ हो, नफरत मेरे खिलाफ हो, क्यों? मुझसे कौन सी कोताही हुई है? मैंने मुल्क को बचाने की कोशिश की है, अकीदा है मेरा पाकिस्तान की, इसलिए आप कहते हैं कि इसको हटाओ, इसको मारो। मुझे मालूम है कि काबुल में क्या बातें हो रही है, मुझे मालूम है काबुल की मॉस्को में क्या बातें, मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान का धमाका जो एटमी धमाका के सूरत में हुआ है, बैरूनी साजिश, अंदरूनी साजिश। जी नाज़रीन, आपने ये देखा और फिर एक अदालती फैसला जिसे तारीख जुडिशल मर्डर कहती है, उसके जरिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद इसी हवाले से चंद अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म के खिलाफ आलमी साजिश का आगाज़ कहाँ से हुआ? वज़ीर आज़म के खिलाफ जो आलमी साजिश थी उसका आगाज़ 19 जून 2021 से हुआ, जब वज़ीर आज़म ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। क्या सवाल जवाब हुआ था, आइए देखते हैं। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's जी no way. नाज़रीन, ये वो एब्सोल्युटली नॉट तौर पे कहा गया कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स 6 जून 2021 ये मेंशन करता है कि CIA चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी पाकिस्तानी हुक्काम से ये बेसिस मांग रहे थे। यही चीज़ डॉन अखबार उनके US कॉरेस्पॉन्डेंट अनवर इकबाल ने 8 जून को बाकायदा तौर पे मेंशन की। फरूख हबीब साहब, ये साजिशों का सिलसिला इसके बाद से शुरू हुआ, अगर हम टाइमलाइन मैप करना चाहें। देखें, यकीनन आप देखें, आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए आपको एक बहुत बड़ा जो है वो एक स्टैंड चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है वो पाकिस्तान के मुफाद में लिया है, और पहले ये सारे लेट जाया करते थे। अरशद शरीफ साहब, इसी मुल्क के अंदर 400 ड्रोन हमले हुए, इजाजत के साथ हुए, इसी फजलुर रहमान के दस्तखत हैं उसके ऊपर, इसी के ऊपर आसिफ अली जरदारी खामोश थे, इसी के ऊपर शहबाज शरीफ PMLN खामोश थे। जब आपका वजीर आजम कहता है कि जनाब ड्रोन हमला हुआ तो मैंने अपनी एयरफोर्स को कहा है कि इसको गिरा दे नीचे पूरे पाकिस्तानियों के सीने फख्र से चौड़े हो जाते हैं। 19 हमें जून फख्र है वज़ीर आज़म का अपने इंटरव्यू, और उससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स 6 जून को रिपोर्ट कर रहा है, डॉन अखबार अनवर इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं, CIA और चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकाम से हम बेसिस के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ये इंटरव्यू दिया और उसके बाद कहा गया जी ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। तो टाइमलाइन का आगाज़ अगर साजिशें आपने मैप करनी है और ट्रेस बैक करनी है तो यहीं से हो रहा है। देखिए, साजिश का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन देखें अगर उनका कोई रिएक्शन आएगा
तो इसी टाइमलाइन के तहत आएगा। आपको याद होगा कि स्टेट डिपार्टमेंट की एक ब्रीफिंग थी, उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग चल रहा है पाकिस्तान के साथ बेसिस के ऊपर। जब एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल कि आपको पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत चल रही है, तो उन्होंने जो तर्जुमान थे उन्होंने कहा कि जी बड़ी मस्बत या कंस्ट्रक्टिव बातचीत चल रही है पाकिस्तान के साथ। सो देखिए, आपने डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स तो पढ़े होंगे, उसमें पहले तो एक कॉल पे बेसिस दे दी गई थी, सारे कुछ एग्री कर लिया गया था, सातों कंडीशंस, कोई नेगोशिएशंस हुई थी उस पर? नहीं जी, नेगोशिएशन बल्कि आपने तो आप पढ़ा होगा, उन्होंने तो चलिए, वो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट आपके इल्म में है, कोई नेगोशिएशन हुई थी या सातों डिमांड ऐसे एक्सेप्ट कर ली गई थी? आपके इल्म में ये कोई ढकी छुपी बात है? एक फोन कॉल के ऊपर एक्सेप्ट हो जाती थी डिमांड्स। यहाँ पर तो ना सुनने की आदत ही नहीं थी ना अरशद शरीफ साहब। ये तो पहली बार आज़ाद खारजा पॉलिसी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लेकर आए हैं, क्योंकि इमरान खान जो है वो ये बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, पाकिस्तान में रिजीम चेंज के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा था, इस हवाले से हमने 13 जनवरी को बाकायदा तौर पे एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में आपको बताया कि CIA रिजीम चेंज के लिए काम कैसे करती है। आज जब इस मरासले के हवाले से ब्रीफिंग हुई तो मुझे याद आया ये तो कुछ प्लेबुक और इसके चैप्टर्स इसी तरह के हैं। आइए देखते हैं। CIA मुख्तलिफ अपने टारगेट ममालिक में रिजीम चेंज के लिए भी काम करती है और उसमें बाकायदा तौर पे अपोजिशन पे भी इन्वेस्टमेंट होती है। जो टारगेट ममालिक हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट में भी बाकायदा टारगेट किया जाता है। मीडिया को भी उस हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। बाकायदा तौर पे इस तरह की पब्लिकेशंस, मैगजीन्स, डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं जो कि पे टारगेट मैसेज दे। 2018 के बाद से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो मुख्तलिफ ममालिक में रिजीम चेंज के लिए काम करती है, उसके बहुत सारे एम्प्लॉइज पाकिस्तान में आज भी काम कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस रिजीम चेंज के हवाले से CIA के फ्रंट के तौर पे मशहूर हैं। ना सिर्फ ये नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ये भी बहुत सारे लोगों को इस तरह की फंडिंग करी है, जिस तरह के बाकायदा तौर पे चिली में इस तरह के प्रोपेगेंडा आउटलेट्स कायम किए गए थे। आज के दौर में 2018 के बाद ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी सारे अफराद को इस हवाले से फंडिंग भी पाकिस्तान में आज की तारीख में आ रही है। जी नाज़रीन, और सदर पुतिन के हवाले से जो बातचीत हुई वज़ीर आज़म की 17 तारीख को, जो आज चीज़ें आ रही हैं कि रूस के साथ ताल्लुकात, हमने 17 जनवरी को आपको क्या बताया था, जो चीज़ें आज दोबारा काबीना में डिस्कस हुई, जो सहाफ़ियों को बताई गई, उससे रिलेटेड भी हमने आगाह किया था। आइए देखते हैं। आज ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। तो खित्ते में इस वक्त नाज़रीन चाइना, रशिया, अमरीका और पाकिस्तान जो मामला चल रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं और तारीख हमें बताती है कि जब ये कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं तो उसमें मीडिया भी एक किरदार अदा करता है। मीडिया एक किरदार अदा करता है रिजीम चेंज के लिए, मीडिया एक किरदार अदा करता है बयानिया बनाने के लिए, मीडिया एक किरदार अदा करता है जो टारगेट कंट्री होती है उसकी, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो चाहे सिविलियन लीडरशिप हो, उसे टारगेट करने के लिए। पाकिस्तान में मिलिट्री शख्सियात को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, पाकिस्तानी हुकूमत को बाहर से बैठ के निशाना बनाया जाता है। बाहर से बैठ के जब निशाना बनाया जाता है तो उसमें बाकायदा फंडिंग भी इन्वॉल्व होती है, उसमें एसेट्स का इस्तेमाल होता है। वो एसेट जिनको आप किसी टारगेट मुल्क में उनको आप चाहते हैं कि उनका निफाज वहाँ पे किया जाए और अगर वो हुकूमत से हट जाएं तो उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाती है। ये काशिफ वाजिद साहब, ये प्ले बुक जो हमने जनवरी में बताई, आज इसी का जिक्र हुआ? आज जिक्र हुआ है कोई मीडिया के जरिए चेंज का? अमेरिका का तो नहीं, लेकिन प्लेबुक का जो मीडिया के जरिए चेंज का, टारगेट कंट्रीज और प्लेबुक का तो जिक्र हुआ। ये जिक्र हुआ, फंडिंग का जिक्र हुआ। देखिए, सवाल मैंने पूछा था कि इस देर एनी फॉरेन फंडिंग, उन्होंने कहा आज का 15 अरब रुपए से किसी मुल्क में कोई भी हुकूमत चेंज कर, ये बात की गई थी। लेकिन मैंने आज ये स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि आपके पास क्या डिटेल्स हैं कि कोई फंडिंग आई है और किसको दी गई। उन्होंने कहा जी आज इस टॉपिक में मत आए, इसको क्या वज़ीर आज़म इस्तीफा देंगे या लड़ेंगे? नहीं, पहली बात ये, आपके पहले सवाल बात तो दुरुस्त है। 10 से 15 अरब रुपए में आप ज़मीर फरोशों के ज़मीर खरीदे, यही प्लेबुक इस्तेमाल हो रही है। मैं इसके ऊपर को बात नहीं कर सकता, लेकिन ये हकीकत है कि 10 से 15 अरब प्रोग्राम किए थे, ये तारीख का हिस्सा। 10 से 15 अरब रुपए में ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा। अर्ली इलेक्शन कॉल करेंगे वज़ीर आज़म? देखें, लेट्स सी। रिजाइन करेंगे वज़ीर आज़म? नहीं, रिजाइन नहीं करेंगे। ये फारूक हबीब साहब, काशिफ वाजिद साहब, आप दोनों प्रोग्राम में शिरकत करके शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।